माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप पढ़ा कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर। तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स। तो चैम्बर में भी दो टाइप होते हैं, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल लेयर्स जो होती हैं आउटर और इनर, इनके बीच में जो स्पेस होता है आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच का स्पेस, ये कहलाता है आउटर चैम्बर। और ये होता है 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा। तो इसको हम या तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर या इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये है आउटर चैम्बर। नेक्स्ट है इनर चैम्बर। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो एरिया है, पूरा जो चैम्बर या जो स्पेस है वो कहलाता है इनर चैम्बर। तो आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, ये 2 तरह के चैम्बर हुए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो बाह्य कक्ष है आउटर चैम्बर है, उसमें जो लिक्विड द्रव पदार्थ की तुलना में अंदर वाले चैम्बर में जो द्रव पाया जाता है वो अधिक डेंसिटी का होता है और होमोजीनस होता है, और इसमें प्रोटीन युक्त होता है। ये इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये ग्रैन्युलर होता है। और अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो अंदर का पूरा स्पेस है, अभी बताया था, ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा जो स्पेस है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, भरा रहता है इसमें। और ये जेली जैसा एक पदार्थ होता है और इसमें प्रोटीन होता है, समांगी होता है, मतलब होमोजीनस होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कहीं ज़्यादा ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। और इन ग्रैन्यूल्स का जो डायमीटर है वो 40 से 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इनका जो मेन फंक्शन, मुख्य कार्य है, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयनों के लिए बंधक स्थल, मतलब बाइंडिंग साइट्स, जहाँ से बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग साइट्स की तरह कार्य करना, ये इनका काम है। और इसमें 70S राइबोसोम मिलते हैं, RNA मिलता है, और एक या एक से ज़्यादा DNA भी मिलता है इसमें जो DNA मिलता है मैट्रिक्स में वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार। और मैट्रिक्स में DNA और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आने वाले एंजाइम्स और क्रेब्स चक्र में काम आने वाले एंजाइम्स, जो घुलनशील एंजाइम्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। तो क्रिस्टी अपन ने अभी पढ़ा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है उससे ये बनते हैं क्रिस्टी, जो उंगली के समान, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं वो। और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, इसकी भी 2 सतह होती हैं, और बाह्य कक्ष की ओर वाली सतह जो है वो साइटोसोल या सी फेस कहलाती है। बाह्य कक्ष मतलब जो आउटर, इसके जो आउटर की साइड जो है वो साइटोसोल या सी फेस कहलाती है, और अंदर वाली इनर सरफेस वाली जो सरफेस है, इनर साइड वाली, मतलब मैट्रिक्स की तरफ जो सरफेस है वो कहलाएगी एम सरफेस। तो सी सरफेस और एम सरफेस। तो बहुत से जो पौधे और एनिमल्स की सेल्स हैं उनमें पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का स्टडी की गई, अध्ययन किया गया, और उनसे ये पता लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्था और नंबर, संख्या अलग अलग हो सकती है, और इनकी संख्या का सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीकरण रिएक्शंस पर पड़ता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी व्यवस्था इन कोशिकांगों को अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर लंबवत और सकेंद्री हो सकती है। अब ये जो क्रिस्टी हैं ये दो टाइप की हैं, ट्यूबुलर और प्लेट लाइक, दो तरह की क्रिस्टी हैं। ट्यूबुलर क्रिस्टी जो है वो अधिकतर पौधों और जो प्लेट नुमा है, प्लेट लाइक है, वो जंतु एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। और मतलब जो प्लांट सेल है उनमें मिलेगी ट्यूबुलर माइक्रोविलाई, ट्यूबुलर क्रिस्टी। अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। तो F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये F1 पार्टिकल्स जो हैं वो इनको मॉर्गन ने 1963 में इनको कहा, F1 पार्टिकल कहा इनको। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो कहलाते हैं ये। किंतु ये वो तो होते हैं अवृंत, मतलब उनमें व्रंत नहीं होता है। और ये जो है F1 पार्टिकल ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, मतलब जो एम फेस अपन ने बोला था, उस पर लगे रहते हैं ये। और इनमें व्रंत होता है, इनमें एक तो बेस है, एक स्टॉक है और एक हेड होता है। इनमें 3 पार्ट होते हैं इनके F1 पार्टिकल के। और इनमें कई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो ATP के सिंथेसिस में काम आते हैं। तो ये अंदर की मेम्ब्रेन की सतह पर मिलते हैं, सवृंत होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं इनके। आधार का जो बेसल पार्ट है वो बेस कहलाता है, फिर उसके बाद स्टॉक होता है लंबा व्रंतनुमा, और उसके ऊपर राउंडेड शीर्ष, गोलाकार शीर्ष या हेड होता है। और इनको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। चांस एंड पर्सन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम्स भी कहा। और एक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी नंबर जो है संख्या वेरी करती है, 10,000 से लेके 1,00,000 तक हो सकती है। तो ये क्रिस्टी की जो सरफेस है उस पे रहते हैं और इनके बीच में गैप 100 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब ये रेगुलर 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जुड़े रहते हैं ये। तो ये हुआ F1 पार्टिकल। और ये जो है इन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम्स और माइटोकॉन्ड्रियल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये जो कण है ETP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल जो है ये NADH और सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन करते हैं ये। इनमें प्रोटीन और 30% लिपिड्स मिलते हैं। और ये जो F1 पार्टिकल हैं इनमें 4 प्रकार की क्रियात्मक इकाइयाँ मिलती हैं जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इन्हें कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कि ये एक स्पेशल जगह है, मतलब विशिष्ट स्थान है जहाँ क्रेब्स साइकिल के टाइम पर H मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स जो है हाइड्रोजन ग्राही ऑक्सीकृत होकर H+ आयन और एनर्जी मुक्त करते हैं। और ये जो एनर्जी है मुक्त ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले ATP का निर्माण होता है इसमें। तो 4 तरह के कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 F1 के बेस में स्थित होते हैं, मतलब आधार का जो पार्ट है उसमें लगे रहते हैं कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 भी आधार के भाग में लगे रहते हैं, मतलब F1 कणों का भी अपन ने पढ़ा था 3 पार्ट है। तो जो बेस है उसमें कॉम्प्लेक्स 1 और 2 लगे होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स 3 है थर्ड है वो इसके स्टॉक में व्रंत में लगे होते हैं, और जो 4th टाइप का कॉम्प्लेक्स है वो इनके हेड में लगे होते हैं। तो इस तरह 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं F1 कणों पर। अब नेक्स्ट आता है इनका रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन। तो बेंसले ने
जो यकृत मतलब लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ड्राई वेट एनालिसिस के बेसिस पे ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में 65% तो प्रोटीन है, 29% ग्लिसराइड्स हैं, 4% लेसिथिन और सिफेलिन और 2% कोलेस्ट्रॉल है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक और साइंटिस्ट है कोहन, इन्होंने बताया कि जो ड्राई वेट के आधार पर इन्होंने भी एनालिसिस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में 25 से 30% तो लिपिड्स और 70% प्रोटीन होते हैं। तो कुल लिपिड्स की मात्रा जो है वो 90% फॉस्फोलिपिड और शेष जो है 10% उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। फैटी एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कैरोटिनॉइड्स, विटामिन ई, ये मिलते हैं इसमें। और इसके अलावा इनमें बहुत कम मात्रा में डीएनए भी होता है, अपन ने पढ़ा था सर्कुलर डीएनए होता है, और 0.5% आरएनए भी इसमें मिलता है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम, मतलब इनमें जो एंजाइम्स मिलते हैं। तो जो अपने फूड के जो भोजन के पदार्थों के 3 जो मेन चीज़ होती हैं वो होती है शुगर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिका द्रव्य में विघटित हो जाते हैं और यहाँ से क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ईटीएस में चले जाते हैं और इस क्रिया में 70 से अधिक एंजाइम, कोएंजाइम, ये सब भाग लेते हैं इसमें। और ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग भागों में वितरित रहते हैं और इसमें कई इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कुछ तो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं कुछ एंजाइम, और जैसे फैटी एसिड कोएंजाइम ए लाइगेस हुआ, और कुछ होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में, मतलब जो दोनों लेयर्स के बीच का जो चैम्बर है आउटर, उसमें रहते हैं, जैसे एडिनाइलेट काइनेज। और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जो इनर वाली मेम्ब्रेन है अंदर वाली, उस पे रहते हैं कुछ एंजाइम्स। तो इस तरह इनमें एंजाइम्स मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, ये भी इसमें मिलते हैं, सारे एंजाइम्स इसमें मिलते हैं इस तरह के। और एंजाइम्स के बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में एक या एक से ज़्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ये जो डीएनए है ये द्विसूत्री है, मतलब इसमें 2 तंतु 2 होते हैं, हेलिक्स, और ये वृत्ताकार होता है, मतलब कुंडलित स्पाइरली कॉइल्ड और वृत्ताकार होता है। और ये जो है डीएनए ये बैक्टीरिया के डीएनए के जैसे होता है, उसके समान होता है। तो इसका डीएनए जो है वो एमडीएनए के से काफ़ी डिफरेंस रखता है, काफ़ी अंतर होता है इसमें डीएनए में, इसमें और दूसरे वाले एमडीएनए में। और नेक्स्ट आता है आरएनए, एमआरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए मैट्रिक्स में मिलता है, और ये भी वही है कि जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए, उससे थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है ये भी। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। तो पावर हाउस कहते हैं इसको अपन, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इनके लिए जो एंजाइम्स मिलते हैं, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त फॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की फ्यूल के रूप में और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं से जो बनता है एटीपी, CO2 और H2O निकलते हैं इनसे। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के रेस्पिरेशन अंग की तरह, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं।
इस तरह इनका जो मेन फंक्शन है वो एटीपी बनना। यहाँ एटीपी बनती है, पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। और जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक्टिव हो जाते हैं और रेस्पिरेशन की रेट्स को बढ़ा देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेल के लिए। थैंक यू।